it. So today what I have for you Alice Walker और उनका एक पोयम है Remember Me. First I would like to read some lines which is related to the life, yeah, you can say the biographical study of Alice Walker. Then we will come about her poem Remember Me. When you talk about this poet, yeah, this author Alice Walker, you find that Alice Walker was a novelist, poet and feminist. जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ठीक है नॉवलिस्ट भी है पोएट भी है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज उनकी पोयम में या उनके नावल में अगर आपको नजर आएगा तो क्या चीज नजर आएगा, फेमिनिज्म। तो एलिस वाकर एक ऐसी राइटर है जो किस पर्सपेक्टिव से लिखती है, फ्रॉम फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। शी राइट्स whether she writes the novel, whether she writes the poems, she writes from feminism, from the perspective of feminism। एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना। दूसरा चीज, उनका जो पूरा नाम है क्या है, एलिस मेल्जिना वॉकर। एलिस ALIC, मेल्जिनार MALSENIOR। दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट। एलिस मेल्जिना वॉकर, born in Eatonton, Georgia, 9 फरवरी 1944। जो उनका जन्म हुआ है 1944 में। जो बेसिक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, उनका जो पूरा नाम है, क्या नाम है, एलिस मेल्जिनार वॉकर। ALIC, एलिस मेल्जिनार वॉकर। सो अगर आप उनके नाम की बात करेंगे तो इफ यू टॉक अबाउट हर नेम, तो एलिस मेल्जिनार वॉकर, ALIC, एलिस मेल्जिनार, MALSENIOR, एलिस मेल्जिनार वॉकर, WALKER। जन्म कब हुआ, 1944 में। कहाँ पर हुआ है, जॉर्जिया में, 9 फरवरी 1944। तो एक बायोग्राफिकल स्टडी में हम सारे लोग जानते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि राइटर कब पैदा हुआ, राइटर का जन्म कहाँ हुआ, उसका नाम है एलिस मेल्जिनार वॉकर। दूसरा एक चीज है कि वो व्हाट वाज हर कंट्रीब्यूशन, whether she contributed in the field of novel, in the field of poetry, in the field of drama। तो you see her contribution as a novelist and poet। उनका जो contribution है वह कैसे novelist और poet के रूप में है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि किस वतन से बिलोंग करती है, शी बिलोंग्स टू जॉर्जिया से। कहां से बिलोंग करती है, जॉर्जिया। दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें सबको ध्यान में रखना है। ये तो उनका नाम हो गया, ये उनका कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है कि शी बिलोंग्स टू जॉर्जिया, GEORGIA, जॉर्जिया, ठीक है। Then you see what? Then you see the next point. What is that? That is Zaki, Georgia, the 9th February 1940. Walker is one of the most important and writers. Yesterday we were discussing about new literature. Ki which writer comes in the category of new literature? Yeah, which writers? Yeah, who contributed? Yeah, who gave their contribution in establishing in the emergence of new literature। न्यू लिटरेचर की इमर्जेंस में किन लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया, तो अफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स जो रहे हैं उनमें से एक बड़ा नाम एलिस वाकर का रहा है। ये एक पॉइंट रहा जो आपको ध्यान में रखना है। शी वाज अ फेमिनिस्ट, या शी वाज अ फेमिनिस्ट राइटर इफ यू टॉक अबाउट। तो एक पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना, अफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स वर्किंग टुडे। वॉकर वॉज द यंगेस्ट ऑफ 8 चिल्ड्रेन टू विली ली वॉकर। ठीक है, ये जरूरी नहीं कितने बच्चे थे, 8 थे, 10 थे, दैट डजंट मैटर। लेकिन ये है कि उनके फादर का क्या नाम रहा, विली ली वॉकर एंड मिनी लाउ टालुआ ग्रांड। तो आई वुड लाइक टू राइट इट हियर। फादर क्या रहे, विली, WILLI, विली, दैट इज ली वॉकर, WALKER। देन उनका मदर मिनी लाउ टालुआ ग्रांड, मिनी लाउ टालुआ ग्रांड, लाउ टालुआ, TALUAH, ग्रांड, GRAND। यू सी हियर कि ये नाम है, ठीक है, ये नाम आपको और भी हर जगह से पता चल सकता है, कोई बड़ी चीज है। लेकिन अभी तक क्या क्या पॉइंट आपने सीखा, अभी तक आपने पॉइंट ये सीखा कि यू आर टॉकिंग अबाउट अफ्रीकन अमेरिकन राइटर, नंबर 1 पॉइंट।
Number 2 point, you are talking about Alice Walker. Number third point, she was a novelist, poet, and a feminist writer. Number fourth point, she was born in 1944. उनका जन्म 1944 में हुआ है और साथ ही साथ जो है कहाँ पे, she belongs to Georgia. She belongs to Georgia. And her father, या उनके जो पेरेंट्स थे, विली ली वाकर एंड मिनी लाउ टालुआ या टालुला ग्रांड. हाँ, फादर वाज अ शेयर क्रॉपर. ठीक है, उनके फादर जो थे वो एक शेयर क्रॉपर थे एंड अ डेयरी फार्मर, एंड हर मदर सप्लीमेंटेड द फैमिली इनकम बाय वर्किंग एज अ मेड. व्हेन यू फाइंड कि उनकी माँ जो है एक मेड के रूप में रही है, फादर उनके क्या थे, शेयर क्रॉपर थे, तो इसका मतलब ये नहीं था कि उनकी वो जो बिलोंग करती थी कि शी बिलोंग्स टू एनी रिच फैमिली या शी बिलोंग्स टू एरिस्टोक्रेटिक फैमिली. नो, नॉट एट ऑल. माँ का एक मेड के रूप में काम करना, फादर का शेयर क्रॉपर होना, यह बताता है कि जैसे जो एक लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास आप कह सकते हैं, उस तरह की उनकी फैमिली. 8 लोग रहे उनके, 8 लोग. Yeah, are you getting my voice? You can respond me again. Yeah, okay, that's good. That's good. So I was telling you what I was telling you कि उनके फादर एक शेयर क्रॉपर है, मेड है, ऑल दिस थिंग. माँ जो है, तो आई वाज टेलिंग यू कि शी बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ फैमिली, स्पेशली यू कैन से पुअर फैमिली, यू कैन से कि लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ऑल दिस थिंग. देन यू फाइंड कि शी वर्क टू पे फॉर एलिस टू अटेंड कॉलेज. कॉलेज का, एलिस की कॉलेज को भी लेके प्रॉब्लम थी. Walker's parents resisted landlords who expected the children of black sharecroppers to work the fields at a young age. It's a very important point. यहाँ से वाकर ने सीखा, और क्या चीज सीखा, रेजिस्टेंस को सीखा. वाकर कुड लर्न रेजिस्टेंस फ्रॉम हर पेरेंट्स. क्या चीज, वाकर के पेरेंट्स ने रेजिस्ट किया, किसको, लैंडलॉर्ड्स को रेजिस्ट किया. जो लैंडलॉर्ड थे वे वाइट थे. लैंडलॉर्ड ये चाहते थे कि जो बच्चे हैं वो यंग एज में ही शेयर क्रॉपिंग का काम करें फील्ड में आ करके. लेकिन वाकर के जो पेरेंट्स थे उन्होंने रेजिस्ट किया. वाकर सा दिस रेजिस्टेंस, वाकर वाज द पार्ट ऑफ दिस रेजिस्टेंस. शी कुड लर्न. मैं इतना इस पे क्यों जोर दे रहा हूँ, क्योंकि वाकर की पोइट्री में आपको रेजिस्टेंस नजर आएगा. आर TALCE. हर उस सिस्टम के खिलाफ वाकर खड़ी होती है, बोलती है, जो सिस्टम जो है इंसान को इंसान बनने से रोकता है, उस चिंता है. वाकर उस सारे सिस्टम के खिलाफ खड़ी होती है. तो आई वुड लाइक टू टेल हियर कि वाकर का जो ये पॉइंट आ रहा है रेजिस्टेंस, ये आपको अपने पॉइंट में ध्यान में रखना है कि उनके पेरेंट्स ने किया और वो वहां से बहुत सारा कुछ सीखी है. उसके बाद आता है कि वाकर who expected the children of black sharecroppers to work. और कौन से बच्चे काम करेंगे, ब्लैक शेयरक्रॉपर्स. मैंने कल ही बताया था कि जो अफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स हैं उनका जो न्यू लिटरेचर का हिस्सा है, वहां एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम आएगी. वह बेसिक प्रॉब्लम कौन सी है, कलर फीलिंग. COLOUR, कलर फीलिंग. रेशियल इशू.
जब जो है लैंडलॉर्ड ये कहते हैं कि ब्लैक के बच्चे यंग एज में उनको एजुकेशन ना दी जाए, उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के दरवाजे उनके लिए ना खोले जाएं और उनको खेत में काम कराया जाए, अगर वो यंग एज से ही उनको काम में लगाया जाए। तो एक चीज मुझे आप ये बताइए, ये जो पॉइंट निकल करके आता है कि चिल्ड्रन ऑफ ब्लैक शेयरक्रॉपर्स टू वर्क द फील्ड एट अ यंग एज, फादर ने विरोध किया, पेरेंट्स ने विरोध किया और वॉकर ने इसको सीखा। तो दूसरा पॉइंट आपने क्या देखा, पहला पॉइंट उनकी लिटरेचर में रेजिस्टेंस है, वह रेजिस्टेंस किसी भी बुराई के खिलाफ होगा। लेकिन जो सबसे बेसिक बुराई उनको अपने जीवन में देखने को मिली, समाज में देखने को मिली, वह कौन सी रही, कलर फीलिंग रही है। Walker grew up with an oral tradition, listening to stories from her grandparent, who was the model for the character of Mister in The Color Purple. वॉकर का जो नावल है उस नावल का नाम है द कलर पर्पल, और कलर पर्पल जो नावल है उसमें उन्होंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स का कैरेक्टर के रूप में या किसी कैरेक्टर के माध्यम से जिक्र किया है। एक ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, वो कौन सा चीज ध्यान में रखना है, द कलर पर्पल, दैट इज द नावल ऑफ दिस लेडी, और उसमें उन्होंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स का, तो ग्रैंड पेरेंट्स से भी वो बहुत मुतासिर थी, बहुत प्रभावित थी। When she was 8 years old, with my family, I had to hide things, she said, and I had to keep a lot in my mind. Walker was accidentally wounded in the right eye. ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कौन सी अफ्रीकन अमेरिकन राइटर है जिसकी बचपन में ही एक आंख की रोशनी चली गई थी? वॉकर वॉज एक्सीडेंटली वुंडेड इन द राइट आई बाई अ गन फायर्ड बाई वन ऑफ हर ब्रदर्स। उनके एक भाई ने गन फायर किया था और उसमें उनके आंख की रोशनी चली गई थी। If the question comes, who was the African American writer who lost her eyesight in her childhood and accidentally she lost it because one of her brother just fired, and that was gun fired, and she lost her eye. That was who? That was Alice Walker. The Walkers could not take their daughter to a हॉस्पिटल। दिस वॉकर्स का मतलब जब प्लूरल फॉर्म में आ रहा है तो उनके पेरेंट्स के लिए आ रहा है, द वॉकर्स। ये चीज हमें समझना है कि अगर पूरा फैमिली में टाइटल लगता है, वॉकर अगर टाइटल आता है, या कोई भी बहुत सारा होता है ना कि अपने फैमिली में तमाम टाइटल लगाते हैं, तो अगर आपको दोनों माता पिता का नाम नहीं लेना है तो पूरी फैमिली को अगर आप कर सकते हैं, पेरेंट्स को करना है तो केवल सब टाइटल अगर आप करेंगे तो आपको आर्टिकल द लगा के कैपिटल लेटर में द वॉकर्स, इट मींस द पेरेंट्स। तो वहां पे उन्होंने बताया कि द वॉकर्स कुड नॉट टेक देयर daughter to a hospital for immediate treatment. By the time they reached a doctor a week later, she had become permanently blind in that eye. तो परमानेंटली अंधी हो गई, क्योंकि उनको समय पे इलाज नहीं मिल पाया। एक हफ्ते बाद उनके पेरेंट्स उनको लेकर के जाते, बट शी लॉस्ट हर आई साइट, मतलब कंप्लीटली शी लॉस्ट वन आई साइट, शी लॉस्ट। Then you find she had become permanently blind in that eye when a layer of scar tissue formed over her wounded eye. Alice became self-conscious and painfully shy. और उनको बड़ी शर्म आती थी अपने, एक तरह से आप कह सकते हैं कि उन्होंने एक आई साइड को खोया। उनको ऐसा लगता था कि वो फिजिकली जो है नॉट फिट फिजिकली, अगर उनको उनका जो एक नॉर्मल मैन का चेहरा होता है या एक इंसान का चेहरा होता है नॉर्मल पर्सन का, वैसा चेहरा शी डिडंट गेट, शी लास्ट हर आई साइट। तो उनको इस चीज को लेकर बहुत जो है पेनफुली उनको शर्म आती थी, उनको अंदर से बहुत ये चीज परेशान करती थी। स्टेयर्ड एट सम टाइम्स टॉन्टेड, कहीं कहीं पे उनको जो है लोग कमेंट भी करते थे। शी फेल्ट लाइक एन आउटकास्ट, ये कल मैंने एक पॉइंट बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आउटकास्ट, आउटकास्ट का मतलब एक्स कम्युनिकेशन। किसी भी आदमी के साथ आप ऐसा बिहेव करिए कि वह आदमी यह एहसास करे कि यह समाज उसके रहने के लायक नहीं, यह घर उसके रहने के लायक नहीं, यह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उसके लिए कोई जगह नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा कुछ बिहेव करते हैं, हमारे हैबिट ऐसा कुछ होती है, चाहे कमेंट पास करे चाहे जो। तो जबकि एलिस वॉकर केवल एक आंख की अंधी थी, फिर भी उनके ऊपर लोग कमेंट पास करते थे, टॉन्ट करते थे। तो एलिस वॉकर को लगता था कि
यह जो घर है, यह जो चीज है, यह मेरे लिए नहीं है। और वो आउटकास्ट महसूस की थी। मैंने एक थीम बताया था, वह थीम क्या था? एलियनेशन। किसी को इस तरह से ट्रीट करना कि वह लगे कि वह अकेली है और इस समाज में उसके लिए कोई जगह नहीं है। तो उनके अपने नावल का तीसरा पॉइंट क्या आपको नजर आएगा? आउटकास्टिंग और एलियनेशन। एकदम अकेली, अकेली जिंदगी, तन्हा जिंदगी, एंड जस्ट ट्रीटेड लाइक एन एलियन। ये एक पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। एंड टर्न फॉर सोलेज टू रीडिंग, टू राइटिंग पोइट्री। और यही से जब आप किसी आदमी को सताते हैं, अगर वह पढ़ा लिखा है, तो उसकी इमोशंस, उसकी फीलिंग्स, उसके जज्बात, जो भी उसके जज्बात है, जो उसके गम है, जिन टॉपिक्स को लेके उसके गम है, कलर फीलिंग्स को लेकर के, या उसने एक आई साइड खो दिया तो लोग उसको कैसे कमेंट पास करते हैं, वही जज्बात, वही गम जो है, किसकी शक्ल में निकलेंगे? एक एक पोइट्री थीम बन करके निकल रहा है, नॉवेल का थीम बन करके निकल रहा है, और वो उसको एक्सप्रेस कर रही है। तो वो क्या की कि किसी रियल लाइफ का स्टार्स नहीं बन पाई। शी डिडंट बिकम हीरोइन, शी डिडंट बिकम मॉडल, शी डिडंट गेट हर फोटो ऑन द रैपर ऑफ सोप, या शी डिडंट गेट हर फोटो ऑन, you can say कि on the cover page of any magazine, or she didn't become the part of Fair and Lovely, जो आजकल का हम देखते हैं, जहाँ पे मटेरियलिस्टिक लाइफ में, लग्जरियस लाइफ में खूबसूरती का मतलब है कि अगर फिजिकली आप जो है सब कुछ फिट है, फिजिकली का मतलब है कि आपका आपका शारीरिक बनावट सही है, तो आपको मार्केट जगह देगी, फिल्म इंडस्ट्री जगह देगी, मार्केट भी आपको जगह देगी। वरना आपको कोई कैमरामैन आपकी तरफ कैमरा भी टर्न नहीं करेगा, चाहे उसके विचार कितना भी गंदे हो। सारी की सारी चीजें किस पर डिपेंड करी? फिजिकल ब्यूटी पर, अपीयरेंस पर डिपेंड कर रही है। तो जिन लोगों के पास फिजिकल ब्यूटी नहीं, जिनके पास अपीयरेंस नहीं है, जिनके पास फेयर कलर नहीं है, जब उनको सताया जाता है तो आप उनकी साइको को समझ सकते हैं। उनमें एलियनेशन की भावना आती है, कलर फीलिंग की भावना आती है, रेजिस्टेंस की भावना आती है, और वे अपनी भावनाओं का इजहार करते हैं, इजहार ख्याल करते हैं उसका, किसका? जस्ट टेकिंग वर्ड्स। और उन्होंने भी क्या किया? पोइट्री का सहारा लिया, रीडिंग करना शुरू किया अकेले में। इस तरह से जो है एलिस वाकर बनती है। उसके बाद एक और पॉइंट आता है कि इसके बाद उनकी जो जिंदगी है कैसे गुजरती है। यू फाइंड आफ्टर हाई स्कूल वाकर वेंट टू स्पेलमैन कॉलेज। वाकर जो है स्पेलमैन कॉलेज गई अटलांटा में, ऑन अ फुल स्कॉलरशिप। ये सब थोड़ा सा एक हल्का सा आपको पता होना चाहिए। मैं नहीं कहता सब पता हो, लेकिन थोड़ा सा ये पता हो कि शी वेंट टू Atlanta on a full scholarship in 1961 and later transferred to Sarah Lawrence College in New York City, graduating in 1965. In this same year, Walker met Melvin Rose Rosenman Leventhal, a Jewish civil rights lawyer. They go married. तो अब उनकी लाइफ का दूसरा पड़ाव, दूसरा फेज शुरू होता है। और यह फेज किसके साथ? उनके बेटर हाफ, उनके स्पाउस, जो कि एक लॉयर थे, जिनका नाम क्या था? मेलविन रोजेनमैन। मेलविन, MELVYN, मेलविन रोजनमैन। दिस इज रोजन writing here, though that is written there, but I would like to mention it here, क्योंकि इनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, इनके साथ लाइफ कैसे गुजरी। अभी तो पेरेंट्स के साथ जो लाइफ थी उसको उन्होंने जिया, अभी उन्होंने पेरेंट्स के रेजिस्टेंस को देखा, अभी उन्होंने 8 भाइयों के बीच की एक खुशनुमा जो माहौल होता है, जो एक ब्यूटीफुल डेज होता है, जिसे आप कह सकते हैं स्प्रिंग डेज, उन्होंने जिया हुआ है। अब वो अपने जीवन का एक दूसरा पड़ाव किसके साथ गुजार रही है? मेलविन रोजन मैन के साथ। और वहां पर भी एक्सपेक्टेशन यही रहता है कि दिस मैन विल हेल्प हर, दिस मैन विल जस्ट गिव हिज ब्यूटीफुल कंपनी टू हर। लेकिन क्या उतार चढ़ाव होता है? whether they could pass happy life, whether they could pass a life with comfort, joy and pleasure, all these things। तो ठीक है, उनका ग्रेजुएशन हुआ, स्कूलिंग हुई, स्कॉलरशिप मिला, लेकिन उनकी जिंदगी में
जो एक अहम पड़ाव आता है, वह अहम पड़ाव शादी का है। शादी के बाद की एक नई जिंदगी की शुरुआत इंसान करता है। उन्होंने भी शुरू किया किसके साथ? मेलविन रोजनमान के साथ उन्होंने शुरू किया। दिस इज द पॉइंट। जो कि एक जीवित सिविल राइट लायर थे, जीवित सिविल राइट लायर। दे गो मैरिड ऑन मार्च 17 1965 1767 सॉरी 1967, दैट इज 17 मार्च को 1967 में उनकी शादी होती है। 1967। मैं इस पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि इस मैन का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है, चाहे आप कहिए उनकी लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए या उनकी जो है जीवन में एक आप कह सकते हैं कि फेमिनिज्म का फेमिनिज्म का जो किंडल था उसको और उसमें और उसको इनरिच करने का काम इन्होंने किया। यू फाइंड लेटर दैट ईयर द कपल मूव टू जैक्सन। ठीक है, जैक्सन चले जाते हैं वो मिसिसिपी, वर दे बिकम द फर्स्ट लीगली मैरिड इंटररेशियल कपल इन मिसिसिपी। और ये जो मैरिज था यह कैसा, पूरे मिसिसिपी शहर में यह पहला इंटररेशियल मैरिज था। इंटररेशियल, RACIAL। रेशियल इशू एक बड़ा इशू है, कलर फीलिंग एक बड़ा इशू है न्यू लिटरेचर में। जब एक जो है अफ्रीकन अमेरिकन किसी जीविश के साथ शादी करती है और मिसिसिपी शहर में जाकर के अपने जीवन की शुरुआत करती है, तो व्हाट वाज द रिस्पॉन्स ऑफ द पीपल, हाउ पीपल ट्रीटेड एंड हाउ पीपल टुक दिस इंटररेशियल मैरिज। लोगों ने इस इंटररेशियल मैरिज को कैसे लिया, क्या हाथों हाथ लिया, क्या लोगों ने इस पर कमेंट पास किया, क्या लोगों के दिलों में इनके लिए जगह नहीं थी। ये सारे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और जो उनके लिटरेचर की नींव तैयार करेंगे। Walker's first book of poetry was written while she was a senior at high school. While working in the civil rights movement, she took a rest from writing, but she resumed her writing career when she joined Miss Magazine as an editor before moving to California in the late 1970। तो उन्होंने क्या किया था, इस मैगजीन को भी ज्वाइन किया था, MS मैगजीन, MS मिस मैगजीन। व्हाट वाज दिस मैगजीन? ये उन्होंने ज्वाइन किया था एज एन एडिटर। इन एडिशन टू हर कलेक्टेड शॉर्ट स्टोरीज एंड पोइट्री, वॉकर्स फर्स्ट नॉवेल, उनका कलेक्टेड शॉर्ट स्टोरीज भी है, पोइट्री भी है, लेकिन वॉकर का जो पहला नावल है वो कौन है? द थर्ड लाइफ ऑफ ग्रांज कॉपलैंड। द थर्ड लाइफ ऑफ ग्रांज कॉपलैंड। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना चाहिए। वॉकर का जो पहला नावल है कौन सा है? द थर्ड लाइफ ऑफ ग्रांज कॉपलैंड, GRANG, ग्रांज। देन दिस यू फाइंड कॉपलैंड, दिस इज COPELAND। नाउ यू सी, ठीक है, ये उनका लाइफ का इनका पहला नावल था। हमें पता भी होना चाहिए कि वो एक नावलिस्ट थी, तो उनका पहला नावल किस मैगजीन से जुड़ी थी? MS मैगजीन। ये सब ये वाज पब्लिश्ड इन 1970। ये नावल कब पब्लिश हुआ? 1970 में। In 1976, वॉकर सेकेंड नावल, वॉकर का सेकेंड नावल मेरिडियन, 1976 में उनका सेकेंड नावल मेरिडियन, MERIDIAN, मेरिडियन आता है। Meridian was published. The novel deals with activist workers in South during the civil rights movement, civil rights movement को लेकर के, and closely parallel some of Walker's own experience. In 1980, Walker published what has become her best known work. 1982 ईस्वी में उनका सबसे इंपॉर्टेंट नॉवेल आता है, दैट इज द कलर पर्पल। आई वुड लाइक टू टेल हियर कि आपको क्वेश्चन जो आएगा, दो तीन चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आता है। कौन सा वर्क किस राइटर का है, दूसरा चीज उसका पब्लिशिंग डेट। जैसे पहला नॉवेल अगर द लाइफ ऑफ ग्रांज कॉपलैंड 1970 में, दूसरा नावल आया मेरिडियन 1976 में, द कलर पर्पल 1982 में। ये चीजें हमें पता होना चाहिए।
ऑथर का जन्म कब हुआ, क्योंकि कभी कभार कुछ ऑथर्स ऐसे दे देते हैं जिनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कि पहले कौन आया बाद में कौन आया। कभी कभार ऑथर का जो नॉवेल है, जो टेक्स्ट है, उसके कैरेक्टर्स को दे देते हैं मैचिंग करने के लिए। तो अभी हम लोग ऐसा कोई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको जो आपका इनका नॉवेल है द कलर पर, इस पे और कोई बहुत नहीं पढ़ना। इनके जो नॉवेल तो आपका द रिमेम्बर करके, रिमेम्बर मी जो पोयम है, ये दोनों तो हमें, हम लोगों को जानकारी होना चाहिए कि वो इसका स्टोरी क्या है, इसमें क्या बताया गया। आज तो हम लोग जो बात करें बायोग्राफिकल स्टडी और रिमेम्बर मी को लेकर के बात करेंगे। द कलर पर्पल विच इज अबाउट अ यंग ट्रबल ब्लैक वुमन, ये किसके बारे में, यंग ट्रबल ब्लैक वुमन के बारे में। हर वे थ्रू नॉट ओनली रेसिस्ट वाइट कल्चर बट आल्सो पाटियाकर ब्लैक कल्चर। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा। एक वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं, उस वर्ड का नाम है कॉलोनी विद इन कॉलोनी। कॉलोनी विद इन कॉलोनी, COLONY, कॉलोनी विद इन कॉलोनी। जो नॉवेल द कलर पर्पल आया, इस कलर पर्पल में किसकी कहानी बताई गई, एक यंग ट्रबल्ड ब्लैक वुमन की, एक ऐसे ब्लैक वुमन की जो बहुत कष्ट में जीवन जी रही है, और उसको जो फाइट करना पड़ता, दो लेवल पे फाइट करना पड़ता। वुमन फाइटिंग हर वे थ्रू नॉट ओनली रेसिस्ट व्हाइट कल्चर, पहला तो उसको फाइट करना पड़ता किससे, रेसिस्ट व्हाइट कल्चर। जो व्हाइट कल्चर के लोग हैं, जो ब्रिटिशर हैं, वे अपनी कल्चर को थोप रहे हैं, एक उसको उससे फाइट करना पड़ता है, पहला रेसिस्ट व्हाइट कल्चर। दूसरा चीज उसको जो फाइटिंग करना पड़ता है, पैट्रियार्कल ब्लैक कल्चर, दो कल्चर से पैट्रियार्कल ब्लैक कल्चर। एक औरत को दो जगह रेजिस्ट करना पड़ रहा है, दो जगह फाइट करना पड़ रहा है। उसको अपने समुदाय में जो ब्लैक पीपल है, उस ब्लैक पीपल के बीच में जो बीमारी है, वो पैट्रियार्की की बीमारी है। पैट्रियार्की इट परवेट्स एवरीवेयर, यू सी इट एवरीवेयर, वेदर ब्लैक वुमन, कोई भी कॉम्प्लेक्सन होगा, बिलोंग टू इंडिया, एशिया, अफ्रीका, किसी भी जगह के पे पैट्रियार्की यू सी। तो वुमन को दो स्तर पे लड़ना पड़ता है, एक तो पैट्रियार्की से लड़ना पड़ रहा है, दूसरा व्हाइट कल्चर को भी रेजिस्ट करना पड़ रहा है। इसीलिए मैंने वर्ड यूज किया कॉलोनी विद इन कॉलोनी। एक कॉलोनी किसका है, एक कॉलोनी तो जो है रेसिस्ट व्हाइट कल्चर का है, और उसी के अंदर एक दूसरा कॉलोनी है, वो कौन सा कॉलोनी है, पैटियाका ब्लैक कल्चर। पहली कॉलोनी रेसिस्ट व्हाइट कल्चर, दूसरी कॉलोनी पैटियाका ब्लैक कल्चर। तो शी हैड टू फाइट, व्हाट शी हैड टू फाइट, अगेंस्ट रेसिस्ट व्हाइट कल्चर एज वेल एज पैटियाका ब्लैक कल्चर, बीइंग अ वुमन। अगर वह पुरुष होती तो उसको एक जगह लड़ना पड़ता, वह कौन सी लड़ाई होती, रेसिस्ट व्हाइट कल्चर। But being a woman, she had to fight, she had to go against the norms of racist white culture and patriarchal black culture. I would like to know your response कि मेरी बात ये समझ में आ रही है, जो मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ, colony within colony, racist white culture and patriarchal black culture. You can respond me quickly, quickly you can respond me. Yeah, okay, 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 that's good. You all are getting it, that's good, okay. सो आई वॉज टेलिंग यू, व्हाट आई वॉज टेलिंग यू कि ये दो बीमारियां उसको एक साथ फॉलो करना पड़ रहा है। वी वर टॉकिंग अबाउट व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट हर नॉवेल द कलर पर्पल ना। उसके बाद क्या होता है, बस इतना हमें ध्यान में रखना, कलर पर्पल 1982 में आया, उनका एक्लेम्ड नॉवेल रहा है, बहुत ही फेमस नॉवेल रहा है, जिसमें एक यंग ट्रबल्ड वुमन, ब्लैक वुमन, यंग ट्रबल्ड ब्लैक वुमन को लेकर के बात बताई गई है, जो जिसको फाइट करना पड़ता दो स्तर पर, रेसिस्ट व्हाइट कल्चर, दूसरा पैट्रियार्कल ब्लैक कल्चर। It was a resounding commercial success. The book became a bestseller and was subsequently adapted into a critically acclaimed 1885 movie. और उसके ऊपर एक मूवी भी बनता है 1885 में और 2005 में भी, ठीक है।
She has published a number of collection of short stories, poetry, and other published works. She expresses the struggles of black people, particularly women. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. उनके वर्क में जो आपको नजर आएगा, क्या नजर आएगा? शी एक्सप्रेसेस द स्ट्रगल ऑफ ब्लैक पीपल, पार्टिकुलरली वुमन, औरतों का, एंड देयर लाइव्स, उनके जीवन का, रेसिस्ट, सेक्सिस्ट, वायलेंट सोसाइटी. और वो बताती है कि जो ब्लैक वुमन है उनको जिस समाज का सामना करना पड़ रहा है, उस समाज के लोगों में हिंसा है, और वह हिंसा रेस के नाम पर है, सेक्स के नाम पर है, और वो सोसाइटी वायलेंट सोसाइटी है. तो आई वुड लाइक टू टेल हियर कि बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट यहाँ पर है, और वह पॉइंट क्या है कि इन मोस्ट ऑफ हर वर्क या शी एक्सप्रेसेस द स्ट्रगल ऑफ ब्लैक पीपल, पार्टिकुलरली वुमन. वो वुमन को लेकर, इसीलिए वो फेमिनिस्ट राइटर है, और ब्लैक पीपल की तो बात करती ही है, और वो ये भी बताती है कि जो सोसाइटी है वह रेसिस्ट है, सेक्सिस्ट है, और वायलेंट सोसाइटी है. Her writings also focus on the role of women of color. उनकी राइटिंग में women of color भी है, कलर फीलिंग का. दिस इज ब्लैक वुमन, दिस इज व्हाइट वुमन. व्हाइट वुमन को भी संघर्ष करना पड़ता है पैट्रियार्की को लेकर के. ब्लैक वुमन को दो जगह संघर्ष करना पड़ता है, पैट्रियार्की को लेकर के और रेसिस्ट व्हाइट कल्चर को लेकर के जो है. Walker is a respected figure in the liberal political community for her support of अनकन्वेंशनल एंड अनपॉपुलर व्यूज एज मैटर ऑफ प्रिंसिपल. ठीक है, उनका एक सम्मान अपनी जगह. अब उनका जो है वर्क रिमेंबर मी एक पोयम है जो हम लोगों को बात करनी है. रिमेंबर मी में उन्होंने फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से बताया हुआ है. द पोयम रिमेंबर मी इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑनगोइंग थीम इन एलिस वॉकर्स लिटरेचर. जो भी उनका थीम है, उनका थीम क्या था? कलर फीलिंग था. उनके थीम क्या है? पैट्रियार्की है. उनका थीम क्या है कि a black young woman has to resist at two level. और कौन कौन सा उनको उसको रेजिस्ट करना पड़ता है? एक तो जो व्हाइट पीपल का कल्चर है उसको रेजिस्ट करना पड़ता है, दूसरा जो ब्लैक पैट्रियार्की है उसको रेजिस्ट करना पड़ता है. तीसरा चीज क्या था? थीम एलियनेशन को लेकर. चौथा चीज क्या था? कलर फीलिंग्स को लेकर के. पांचवा चीज क्या था? कि मेल ओरिएंटेड सोसाइटी की मेल इज ओनली द डिसीजन मेकर, मैन इज ओनली द डिसीजन मेकर. उसका जो ट्रीटमेंट था, कैसे जो है इंटर रेशियल जो इश्यूज है, जो रेशियल इश्यूज है उसको लेकर के जो है. तो यहाँ पे जो बात आ रही कि द पोयम, उनका पोयम का क्या नाम है? रिमेंबर मी इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑनगोइंग थीम इन एलिस वॉकर्स थीम. दिस थीम इज वन दैट इग्नाइट्स वॉकर्स passions because it is one that she lives day to day in her life, particularly because she lives in an era of progress for women. जो उनका समय था वह औरतों की उन्नति का समय था, औरतों के राइट्स को लेकर के बात हो रही थी, तमाम वेव्स ऑफ फेमिनिज्म आए थे, तो उस नजरिए से उन्होंने चीजों को लिखा. This poem represents the healing of a black woman via the hope of that justice. यह जो है, यह पोयम किसका हीलिंग प्रेजेंट करता है? This poem represents the healing of a black woman. This poem represents the healing via the hope for that justice. Remember me is written in first person and it makes a reference to Walker's own childhood. यह फर्स्ट पर्सन में लिखा गया है और ये वॉकर के खुद के चाइल्डहुड को दर्शाता है. The girl in the poem is actually the personification of many black women whose life was darkened. कह रहे कि यह जो पोयम है यह पूरे ब्लैक वुमेन की आवाज है जिसकी जो है लाइफ क्या है? डार्कन्ड है, और जहाँ पे इनजस्टिस है, जहाँ पर उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. तो जो गर्ल है, जिस गर्ल की कंडीशन को इस पोयम में दिखाया गया है, द गर्ल इन द पोयम इज एक्चुअली द पर्सनिफिकेशन ऑफ मेनी ब्लैक वुमन. ब्लैक वुमन by the injustice of being black and women in a world that favors the white men. और एक ऐसा दुनिया है वुमन का जो व्हाइट मेन को फेवर करती है. जो व्हाइट वुमन है वो व्हाइट मेन को फेवर कर रही है, जबकि वो खुद सताई जा रही है. तो इफ यू फाइंड, तो एलिस वॉकर को एक तरह से व्हाइट कल्चर, ब्लैक कल्चर में जो पैट्रियार्की है उसकी भी गुलाम है, व्हाइट कल्चर का जो अपना है कि
ये ब्लैक वुमन है तो इनका हम जैसा चाहेंगे शोषण करेंगे, उसको भी उनको सामना करना पड़ रहा है। तो जो बचपन में उन्होंने देखा, जो बचपन में उनके साथ जो हुआ, वो उन्होंने क्या किया इस पोयम में रिमेम्बर बी में उन्होंने उसको एक्सप्रेस किया। लेकिन ये जो पोयम है ये केवल इनके चाइल्डहुड तो एक इनका माध्यम है, बट एक्चुअली द पोयम इज द वॉइस ऑफ द ब्लैक ब्लैक वुमन लिविंग इन अमेरिका, जिनका लाइफ डार्कन्ड है, जिनके साथ इनजस्टिस है और जिनको कई लेवल पर तमाम प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। Walker wants her audience to realize the intersectionality of the oppression that women of color face। वो ये बताती है कि किस तरह से कलर फेस, अगर आप ब्लैक है तो किस तरह से आपका शोषण होता है, कि इसका कॉम्प्लेक्शन ब्लैक है और व्हाइट उसको एक दास के रूप में देखते हैं, और जो खुद उनके हस्बैंड है वो उनके साथ कैसा बिहेव करते हैं। दीज आर द पॉइंट्स। तो उनको दो तरह के जो है पुरुषों का सामना करना पड़ रहा है, व्हाइट पुरुष, ब्लैक पुरुष। देन उनको सामना किसका करना पड़ता है, व्हाइट वुमन का भी। व्हाइट वुमन भी उनको अलग ढंग से देखती है, वुमन वुमन को वुमन के रूप में नहीं ले रही है। व्हाइट वुमन ये सोचती है मेरा कलर तो फेयर है, जो है मैं तो फेयर एंड लवली वाली जनरेशन हूँ, ये तो ब्लैक है, इसको ईश्वर ने ब्लैक बनाया तो ये तो मुझसे इंफीरियर है ना, उसको मैं अपनी समकक्ष क्यों रखूं, इस तरह का फीलिंग उनको आती है। तो यू फाइंड इट हियर कि एक ऑपरेशन है, अत्याचार है, दबाया गया है, उस तरह का चीज रहा है। जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि उनके नावल में जो भी न्यू लिटरेचर आएगा उसमें एलियनेशन, कोलोनाइजर, कोलोनाइज्ड, फेमिनिज्म, इनजस्टिस, इनइक्वालिटी, कलर फीलिंग, रेशियल इशू, तमाम चीजों को लेकर के आपको सामने है। Who are robbed of their rights regularly, but as women that are part of an identity that is also marginalized, marginalized हाशिए पर रखा गया। ब्लैक वुमेन को हाशिए पर रखा गया, किसके द्वारा हाशिए पर रखा गया, व्हाइट के द्वारा रखा गया, और साथ ही साथ उनके जो ब्लैक पति थे उन्होंने भी उनको हाशिए पर रखा। तो हाशिए पर जितना ब्लैक पुरुष नहीं गया था उससे ज्यादा हाशिए पे ब्लैक वुमेन गई हुई है। क्यों? क्योंकि उनके उनके हस्बैंड ने भी उनका साथ नहीं दिया है, तो उनके दिमाग में पैट्रियार्की है, इसलिए उनका दोहरा शोषण हुआ है। हस्बैंड ने भी किया और व्हाइट पीपल ने भी, व्हाइट पुरुषों ने भी किया। एनी वुमन इज शी, कह रहे जो औरत है, एनी वुमन कोई भी जो औरत है, वो हो सकता है व्हाइट हो सकता है ब्लैक हो सकता है रेड हो सकता है येलो हो सकता है ब्राउन फेसेस की हो। दिस इंटरसेक्शनल ऑपरेशन, लेकिन उस उन सारी औरतों को इस तरह के अत्याचार से गुजरना पड़ता है। क्यों? इसलिए नहीं कि केवल उनका कलर ब्लैक है, केवल उनका कलर व्हाइट है, केवल उनका कलर जो है रेड है, उनका कलर येलो है या उनका कलर ब्राउन है। उनको अत्याचार इसलिए इससे जाना पड़ता है बिकॉज दे आर वुमन। Being woman, they are living in a society that is a patriarchal society, and patriarchal society never allow anyone। patriarchal society कभी किसी को अलाउ ही नहीं करता, स्पेशली वुमन को, कि दे हैव टू बी डिसीजन मेकर। वो उस जमाने की बात है जबकि ये सब चीजें, आज तो बहुत सारी चीजें बदल गई है। वुमन आर द डिसीजन मेकर। आज तो देखा जाए तो जो बेटर हाफ अर्धांगिनी का जो कॉन्सेप्ट है वो अब जा करके सफल हो रहा कुछ हद तक जो है, वरना आज भी जेंडर इश्यूज एक बड़ा प्रॉब्लम है। Then you find faces this intersection. Walker wants her audience to comprehend this fact. In addition to the changes of the woman in Remember Me, her female duties are nowhere to be found in the fourth stanza। उन्होंने बताया कि बीइंग अ वुमन उनको किचन संभालना पड़ता है, बीइंग अ वुमन उनको परिवार का सारा जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है, जितने हाउस होल्ड वर्क्स है वो सब कुछ करती है, लेकिन उनको किस रूप में याद किया जाता है, दिस इज द क्वेश्चन। इसीलिए देयर इज अ क्वेश्चन मार्क है, रिमेम्बर मी, आप मुझे कैसे याद करते हैं। डू यू रिमेम्बर मी एज वाइफ, डू यू रिमेम्बर मी एज मेड, डू यू रिमेम्बर मी एज अ गर्ल, डू यू रिमेम्बर मी एज अ डॉटर, डू यू रिमेम्बर मी एज अ सिस्टर। हमारे तो कई रूप है, लेकिन बस यू विल से कि only on paper, only in books you find some good philosophies, some good statements about women की they are worshipped, घर की लक्ष्मी और ये चीजें, उनका दुर्गा का रूप, उनका काली का रूप, वो शक्ति का प्रतीक। लेकिन
कॉमन लाइफ में अगर आप निकल जाइए, सड़क पर अगर आप निकल जाइए, तो कम से कम 4 निगाहें हमेशा जो है गेजिंग आपको देखने को मिलेगा कि दे गेज जस्ट लाइक वल्चर. Her female duties are nowhere to be found in the fourth stanza. Also, it is notable the fact that Walker plays with plural and singular in second stanza. The figure of the poem, the girl holding their babies. It's a very important, very pathetic line. The girl holding their babies, cooking their meals, sweeping their yards, washing their clothes. Daily routine का काम. Most of the women they perform these work, these duties, holding the babies, cooking their meals, sweeping their yards, washing their clothes. It is expected क्योंकि बचपन से ही एक्चुअली में पढ़ा दिया गया, स्कूल जाएगा और जो है बेटी है वो झाड़ू पोछा है, ऐसा इमेज बुक्स में स्पेशली करिकुलम और सिलेबस यू फाइंड क्लास 1 2. अब तो थोड़ा सा बदल गया. पहले व्हेन आई वाज इन क्लास 1 आई डू रिमेम्बर इट कि पिक्चर बनता रहता था कि द बॉय गोज टू स्कूल एंड दिस, या कभी कभार उसमें लिखा रहता था कि मोहन गोज टू स्कूल और पूरा यूनिफॉर्म में है, और दूसरी तरफ जो है बच्ची जो है स्वीपिंग का काम कर रही. बहुत सारा ऐसा पोएम भी लिखा रहता. मैंने एक आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू एड्रेस द पीपल ऑन जेंडर स्टडीज, तो मैंने करिकुलम को लेकर ऑब्जेक्शन किया कि देयर इज अ पोएम उठो लाल अब आंखें खोलो पानी लाई हूँ बुध होलो. उस पोएम में दिखाया गया कि देयर इज अ मदर एंड मदर इज सिटिंग जस्ट and pampering her son, और उसको कहती उठो ला सूरज निकल आया है, और वो लेटा हुआ उसको माँ पैम्परिंग कर रही, शोइंग हर अफेक्शन हर लव. लेकिन कभी ये पोयम नहीं लिखा गया कि कोई फादर है, उसकी बेटी सो रही हो और फादर उसको पैम्परिंग कर रहा है, और वहां पे लिखा जाए कि उठो बिटिया अब आंखें खोलो. बिटिया पहले से उठ गई है, किचन संभाल रही है, बेटवा अभी तक सो रहा है, इसीलिए उठो लाल अब आंखें खोलो. दैट इज द क्वेश्चन. वो एक जेंडर इशूज है जो मैं कभी दूसरे ढंग से बात करूंगा. बहुत सारा क्वेश्चन है कि हाँ कैसे कैसे मर्द को कभी दर्द नहीं होता कि डर के आगे जीत है, 56 इंच का सीना है, तमाम सारे ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो डिस्कशन का जरूरी हिस्सा है. तो यू फाइंड कि ये सारा का सारा चीज रहा. दैट इज की फिगर इन द पोएम द गर्ल holding their babies, cooking their meals, sweeping their wards, washing their clothes. That Walker included this contradiction in the number of persons is to show the universality of women in the poem. उनका जो इंटेंशन है वो दिखाना चाहती है यूनिवर्सलिटी ऑफ वुमेन. वो ये दिखाना चाहती है कि ये जो काम है ऐसा नहीं कि केवल ब्लैक वुमन कर रही है, चाहे वो इंग्लैंड की औरत होगा, चाहे अमेरिका की औरत होगी, चाहे एशिया की होगी, चाहे अफ्रीका की होगी, उनका बेसिक काम यही है. कौन सा काम है? वॉशिंग करना क्लॉथ्स का, और कुकिंग करना, बेबीज को होल्ड करना, बिकॉज दे आर गर्ल, दे आर बॉर्न फॉर दिस. ऐसा कल्चर बना दिया गया कि दे आर बॉर्न फॉर दिस, दे आर ट्रेन्ड इन दिस वे कि यू हैव टू डू दिस. और चूंकि बॉय से जो है क्या होगा, बॉय से जनरेशन चलेगी, तो बॉय का काम है कि थोड़ा बहादुरी का करे, थोड़ा सा जाके और बाहर का चीजें मैनेज कर ऑल दिस थिंग. बट नाउ जमाना हैज चेंज, टाइम हैज चेंज, विद द पैसेज ऑफ टाइम सो मेनी थॉट्स हैव बीन चेंज. लेकिन एक हमें इस पर जरूर बात करनी चाहिए कि क्या चीजें रही है. सो नाउ यू सी हियर that these duties are not mentioned in the matching stanza demonstrates that Walker wants to include her hope that women will no longer be condemned to perform these duties as rotting housewives. They are the housewives, and what housewives? Rotting housewives. If you don't perform these works, if you don't do these works, then you are the rotting housewives. बिल्कुल जो है सड़ा हुआ, जिसका कोई वैल्यू नहीं, जिसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है. Hopefully, women now have a choice about their familial duties with the introduction of women's rights in the workplace and birth control. ठीक है, अब आया बर्थ कंट्रोल को लेकर के कि 1 बेबी 2 बेबी 3 बेबी, वरना पहले 11 बेबी 15 बेबी द पीपल हैव, आई डोंट नो हाउ. सो दीज थिंग्स वी सी. In the fifth stanza, Walker contradicts the historically imperialist symbol of darkness as evil by pairing the words dark, repaired, healed. अब इन्होंने क्या किया, इंपीरियलिस्ट वर्ड, जो इंपीरियलिस्ट वर्ड था वो कैसे जीवन में अंधेरा लाता है,
अभी तो पैट्रियार्की की बात थी, अभी तो हर उस औरत की बात की गई जिसको ये कहा गया कि तुम्हारा काम बच्चे को पालन पोषण करना, सास को देखना, ससुर को देखना, खाना बनाना, टाइम से सारा चीज अरेंज करना, और तुम घर की जीनत हो। शर्म और हया औरत का गहना है। बाकी जो पुरुष है वो बाजार का जीनत है, और टकटकी लगा के सबको देखना उसका गहना है। ऑल दीज स्टेप आई एम नॉट सेइंग कि मतलब ये चीजें है, ये चीज है, और इस पे बात करनी चाहिए, वो खुल के बात करना चाहिए। देयर शुड बी नो शेम एट ऑल कि व्हाट वी पुरुष डू, ऑल दीज थिंग वी हैव टू गो। तो वाकर कॉन्ट्रेडिक्स जो है एक हिस्टोरिकल इंपीरियलिस्ट सिंबल को भी वाकर बात करती है, और कहती है कि डार्क रिपेयर्ड हील, एक प्रॉब्लम तो पुरुष समाज का है, चाहे वह ब्लैक हस्बैंड हो चाहे व्हाइट हस्बैंड हो, सबका मेंटेलिटी एक होती है। वो कौन सा मेंटेलिटी होती है? पत्नी का मतलब सब्जुगेशन, पत्नी का मतलब कि वो घर तक रहे, किचन संभाले, और हाउस वाइफ का ज्यादा वेलकम किया गया। अगर थोड़ा सा पढ़ लेगी तो क्रांति ला देगी। ऑल दीज थिंग्स वी सी। अच्छा खैर कोई बात नहीं। उसके बाद उन्होंने दूसरा प्रॉब्लम बताया, डार्क का प्रॉब्लम बताया रिपेयर की। इंपीरियलिस्ट वाले जो है वो एक दूसरे ढंग से ही शोषण कर रहे हैं कि हम व्हाइट हैं, हम आपसे सुपीरियर हैं, तुम ब्लैक हो, तुम्हें कल्चर नहीं पता। एक स्लेवरी का कॉन्सेप्ट इंपीरियलिस्ट के द्वारा ला करके रखा गया। Her word listening to you is her anticipation of the direction that her hope for humanity will take. उनका जो एक ये वर्ड listening to you की हो सकता है लोग हमें सुने, हमारी बेचैनी को सुने, हमारी प्रॉब्लम्स को सुने, हमारी आह को सुने, हमारी इमोशंस को तरजीह दी जाए, हमारे फीलिंग्स को भी कहीं पे जगह दी जाए। उनका ये एंटिसिपेशन रहता फॉर दैट डायरेक्शन दैट हर होप फॉर ह्यूमैनिटी विल टेक। शी रिपीट्स द थर्ड स्टैंजा एज द सिक्स्थ स्टैंजा पर्पसफुली टू emphasize that intersectionally ऑप्रेस्ड वुमेन। इंटरसेक्शनली हर क्लास की औरत ऑप्रेस्ड होती है। इंटरसेक्शनली ऑप्रेस्ड वुमेन कैन गिव ह्यूमैनिटी ओनली होप। उन्होंने बताया कि हर वर्ग की वह औरत जिसे सताया गया है वही दुनिया में बदलाव ला सकती है, वही उम्मीद की किरण स्टैब्लिश कर सकती है। नाउ व्हाट वुमेन आर होपिंग फॉर विच इज जस्टिस एंड होप। उन्होंने कहा हम औरत क्या उम्मीद करते हैं? जस्टिस की, होप की, होप और जस्टिस के हमारे में उम्मीद है। उम्मीद किसके लिए है? कि जस्टिस के लिए। द वुमन दैट ऑफर्स ह्यूमैनिटी दैट होप इज ऑफरिंग देम एज अ मेटाफर फ्लावर्स। मेटाफर फ्लावर्स, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उन्होंने मेटाफर वर्ड यूज किया फ्लावर्स, एंड दिस फ्लावर इज द सिंबल ऑफ लव, अफेक्शन, ब्यूटी, होप, जस्टिस। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि ये चीज आएगा। The flowers are twins, she says. There cannot be justice without hope. उन्होंने कहा कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, और हम इस उम्मीद पर कायम है कि न्याय होगा, औरतों को राइट्स मिलेगा, औरतों के साथ भी न्याय होगा, अत्याचार नहीं होगा। एंड देयर कैन नॉट बी होप विदाउट जस्टिस। होप विद जस्टिस, justice with hope, that is a very important point. With a sense of calmness Walker tells her audience, let us begin. फिर उन्होंने कहा हमें एक नई शुरुआत करना चाहिए। द स्ट्रगल टू एस्टैब्लिश दोस पिन फ्लावर्स एज अ रियलिटी। उन्होंने कहा दो फ्लावर हमारे जीवन में है। कौन कौन से फ्लावर है? एक तो फ्लावर होप है, दूसरा फ्लावर कौन है? जस्टिस है। एक फ्लावर होप है, दूसरा फ्लावर कौन सा? जस्टिस है। जब उन्होंने कहा दो फ्लावर है, एक होप है और दूसरा जस्टिस है, तो इन दोनों फ्लावर को हमें अगर अपने जीवन की बगिया में खिलाना है, सींचना है, संवारना है, उसको खूबसूरत फूल के रूप में, इफ आई हैव टू जस्ट contribute to bloom this flower, that is the flower of hope and justice, what I have to do। तब उनका ये कहना है कि हमें उसके लिए एफर्ट करना चाहिए, हमें उसके लिए प्रयास करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने वर्ड लिखा लेट अस बिगिन, हमें शुरू करना चाहिए। उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। द स्ट्रगल टू एस्टैब्लिश दिस ट्विन फ्लावर्स एज अ रियलिटी। द मेजर थीम इन वाकर्स पोइट्री, जो मेजर थीम है वाकर्स पोइट्री का वो क्या है? जेंडर और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। दिस डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द सो कॉल्ड द कलर्ड पीपल। और ये जो डिस्क्रिमिनेशन है जो कलर्ड पीपल, रेशियल इशू है वहां पे, इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू कलर बट टू जेंडर आल्सो। द पर्सोना बीइंग अ ब्लैक एज वेल एज फीमेल फेसेस डबल साइडेड ऑपरेशन। उसमें जो पर्सोना है, जो कैरेक्टर्स हैं, वो फीमेल कैरेक्टर्स हैं जिनको दोहरी जो है मार झेलनी पड़ रही है। तो दीज वर द पॉइंट्स एलिस वॉकर, gender issue, and so many things you found it here. I have explained. I hope that you all have enjoyed this session. You can just send your feedback about this class also in group here also.
and I hope okay, that you all have got these points and enjoyed it very well. Here I would like to conclude. I think I have done, but be ready for what? Be ready tomorrow. I will conduct a test on Alice Walker, especially her works and her contribution को लेकर के जो है उस पर हम लोग बात करेंगे. Uh, thank you Sadhana ji for leaving beautiful comments. Thank you Shweta ji. Thank you Yogita ji, Jagriti ji. Okay, thank you. Good night to all of you. Okay.